अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अली भाई और आज हम एसएससी जीडी की तैयारी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त स्टडी मटेरियल एसएससी जीडी करंट अफेयर्स 2026 वॉरियर 2.0 को गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं देश की कमान की, मतलब वो पद जहां से सबसे बड़े फैसले होते हैं। बिल्कुल। इसे होती है, ये उनका तीसरा कार्यकाल है। प्रधानमंत्री होने के अलावा परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और कार्मिक जैसे विभाग भी उन्हीं के पास हैं। और उनके साथ है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस। अच्छा, सीसीएस। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ 4 मंत्री नहीं है। ये वो संस्था है जो देश की सुरक्षा से जुड़े मतलब सबसे बड़े और सेंसिटिव फैसले लेती है। एक तरह से सरकार का पावर सेंटर कह सकते हैं इसे। बिल्कुल। और इसमें प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री शामिल होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस बार सीसीएस के चेहरों में कोई बदलाव नहीं है। हाँ, कोई बदलाव नहीं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने हुए हैं, अमित शाह गृह मंत्री और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। और विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। हाँ, एस जयशंकर, जिनके बारे में बताया गया है कि वो एक करियर डिप्लोमेट रहे हैं, चीन और अमेरिका में राजदूत भी रह चुके हैं। देखिए, ये जो निरंतरता है ना, इसका एक बहुत गहरा मतलब है। अच्छा। जब आपकी सुरक्षा टीम में कोई बदलाव नहीं होता तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति में एक स्थिरता का संकेत देता है। खासकर एस जयशंकर का बने रहना ये दिखाता है कि भारत की विदेश नीति, जो पिछले कुछ सालों में काफी मुखर रही है, शायद उसी रास्ते पर आगे बढ़ती रहेगी। उनका अनुभव यहाँ बहुत मायने रखता है। हाँ। वाह, ये तो मंत्रालयों का पूरा एक जाल जैसा लगता है। हाँ, है तो। चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं और थीम के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। शुरू करते हैं उन लोगों से जो देश की सड़कों, ट्रेनों और हवाई जहाजों को संभाल रहे हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट। हाँ, इसमें पहला और सबसे बड़ा नाम तो है नितिन गडकरी का, सड़क एवं परिवहन मंत्री। इन्हें तो हाईवे मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा नाम है अश्विनी वैष्णव का। इनके पास तो रेल, सूचना प्रसारण और आईटी भी। हाँ, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी भी। मतलब ये 3 इतने बड़े और अलग अलग मंत्रालय हैं। सवाल ये उठता है कि क्या एक व्यक्ति के लिए ये सब संभालना व्यावहारिक है या इसके पीछे कोई खास स्ट्रैटेजी है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसके पीछे एक रणनीति दिखती है जिसे हम इंटीग्रेटेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं। अच्छा, इंटीग्रेटेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, देखिए आज के दौर में रेलवे सिर्फ पटरी और डिब्बे तो है नहीं, उनका पूरा सिस्टम, सिग्नलिंग, टिकटिंग सब कुछ आईटी पर निर्भर है। सही बात है। और साथ ही सूचना प्रसारण भी अब डिजिटल हो चुका है। तो एक ही व्यक्ति के हाथ में इन तीनों विभागों को देने का मतलब है कि सरकार चाहती है कि देश का फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का विकास एक साथ हो, एक ही सोच के तहत। ये तो बहुत दिलचस्प है। और इसी ग्रुप में एक और नाम है किंजरापू राम मोहन नायडू। हाँ, नागरिक उड्डयन मंत्री, जो सिर्फ 36 साल के हैं, इस कैबिनेट के सबसे युवा मंत्री। यहाँ अनुभव और नई सोच का एक बेहतरीन तालमेल दिखता है। कैसे? एक तरफ गडकरी जैसे अनुभवी नेता हैं जो जानते हैं कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जमीन पर कैसे उतारना है, और वहीं नायडू जैसे युवा मंत्री शायद ड्रोन टेक्नोलॉजी या एआई जैसी नई तकनीकों को एविएशन सेक्टर में लाने पर ज्यादा जोर दे सकते हैं। अच्छा। तो भविष्य में इन दोनों की नीतियों में एक दिलचस्प तालमेल देखने को मिल सकता है। चलिए अब देश की तिजोरी और ऊर्जा की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था। हाँ, बहुत जरूरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनी हुई हैं और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल के पास है। लेकिन यहाँ ऊर्जा क्षेत्र में मंत्रालयों का बंटवारा थोड़ा ध्यान खींचता है। हाँ, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। जैसे हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री हैं और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा और आवास मंत्री बनाया गया है। हाँ, लेकिन ये बंटवारा बहुत रणनीतिक है। कैसे, जरा समझाइए। देखिए, हरदीप सिंह पुरी के पास पेट्रोलियम और गैस है। ये सीधे सीधे वैश्विक राजनीति और तेल की कीमतों से जुड़ा मामला है। ठीक है। वहीं मनोहर लाल खट्टर के पास ऊर्जा मंत्रालय है, जो देश के अंदर बिजली उत्पादन, पावर ग्रिड और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को देखता है। अच्छा, तो एक बाहरी मामले देख रहा है और दूसरा अंदरूनी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सरकार ऊर्जा सुरक्षा को कितनी गंभीरता से ले रही है। एक मंत्री वैश्विक सप्लाई चेन देख रहा है और दूसरा घरेलू व्यवस्था। अब आते हैं उस क्षेत्र पर जो जिसे कहते हैं भारत की आत्मा है, कृषि और ग्रामीण विकास। हाँ, यहाँ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मामा भी कहते हैं,
उन्हें कृषि और ग्रामीण विकास दोनों मंत्रालय दिए गए हैं। और इन दोनों मंत्रालयों का एक ही व्यक्ति के पास होना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? ये इस बात पर जोर देता है कि सरकार कृषि और ग्रामीण विकास को अलग-अलग नहीं देख रही। अच्छा। वो इन्हें एक ही सिक्के के दो पहलुओं के रूप में देख रही हैं। जी। किसान की आय तभी बढ़ेगी जब गांव में सड़कें, बिजली और बाजार जैसी सुविधाएं होंगी। हाँ, ये तो है। तो ये एक बहुत ही होलिस्टिक मतलब समग्र दृष्टिकोण है। और इसी से जुड़े कुछ और मंत्रालय हैं, जैसे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, जो राजीव रंजन सिंह ललन के पास है। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग चिराग पासवान को मिला है। हाँ, और जल शक्ति मंत्रालय CR पाटिल संभाल रहे हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ फसल उगाने पर नहीं, बल्कि मछली पालन, पशुपालन और फिर उस उत्पाद को प्रोसेस करके बाजार तक पहुंचाने की पूरी चेन पर ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल। अब कुछ और जरूरी मंत्रालयों पर भी नजर डाल लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के पास है और स्वास्थ्य मंत्रालय पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा को दिया गया है। लेकिन एक नाम है भूपेंद्र यादव का। वो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं। हाँ। और उनके बारे में एक खास जानकारी दी गई है कि वो IBCA के अध्यक्ष भी हैं। ये IBCA क्या है? IBCA का मतलब है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। हाँ, ये भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और क्या कहते हैं संरक्षण से जुड़ी पहल है। इसका मकसद है बाघ, शेर, तेंदुए और चीता जैसी 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए दुनिया के लगभग 97 देशों को एक साथ लाना। अरे वाह! तो भूपेंद्र यादव का मंत्रालय सिर्फ भारत के जंगलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस अलायंस के जरिए वो वैश्विक मंच पर भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये पर्यावरण के क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को दिखाता है। बिल्कुल। और अंत में एक और महत्वपूर्ण मंत्रालय, MSME, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। हाँ, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को दिया गया है। और ये मंत्रालय सिर्फ एक नाम नहीं है। MSME भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। रीढ़ की हड्डी। बिल्कुल। ये सेक्टर करोड़ों लोगों को रोजगार देता है और देश की GDP में एक बड़ा योगदान करता है। तो इस मंत्रालय की सफलता सीधे तौर पर देश में रोजगार के अवसर पैदा करने से जुड़ी है। तो ये तो हुई देश को चलाने वाली टीम की बात। कौन की बात? हाँ, कौन की बात। लेकिन देश और दुनिया को आगे कौन सी सोच और कौन से आइडियाज लेकर जाते हैं, चलिए अब उस क्या पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि 2025 में दुनिया के सबसे बड़े सम्मान नोबेल पुरस्कार किन खोजों को मिले हैं। और यहाँ याद करने की कुछ मजेदार ट्रिक्स भी दी गई हैं। हाँ, जो परीक्षा के लिए बहुत काम की हो सकती हैं। जैसे चिकित्सा यानी मेडिसिन में 3 विजेता हैं, मैरी ब्रून, फ्रेड राम्सडेल और साइमन साकागुची। और ट्रिक है, मैरी ने राम को साग खिलाया। ये ट्रिक तो अच्छी है, पर ये जानना भी जरूरी है कि इन्हें ये पुरस्कार मिला क्यों। हाँ, वो भी बताइए। इन्होंने इम्यून सिस्टम के T सेल्स पर काम किया है, जो हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। इनकी खोज से ऑटो इम्यून बीमारियों और कैंसर के इलाज में क्रांति आ सकती है। बहुत खूब। अगला है भौतिकी यानी फिजिक्स। विजेता हैं जॉन क्लॉक, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनेस। और ट्रिक थोड़ी फिल्मी है। भूतकाल यानी फिजिक्स में मिसाइल मेरी जान थी। और इनका काम भविष्य का है। इन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में बहुत ही जबरदस्त काम किया है। इससे ऐसे सुपर पावरफुल कंप्यूटर बन सकते जो आज की बड़ी बड़ी समस्याओं को पलक झपकते ही हल कर देंगे। अच्छा, अब आते हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री पर। इसमें भी 3 विजेता हैं, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार यागी। हाँ। इन्हें धातु कार्बनिक ढांचे पर काम के लिए पुरस्कार मिला है। ये क्या होता है? इसे आप एक तरह का चमत्कारी स्पंज समझ सकती हैं। स्पंज? हाँ, ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं और ये गैसों को सोख सकते हैं। भविष्य में इनका इस्तेमाल हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने, हाइड्रोजन को स्टोर करने और यहाँ तक कि दवाइयाँ बनाने में भी हो सकता है। अरे वाह। साहित्य में विजेता हैं लास्लो क्राजना हॉर्काई और इनके नाम की ट्रिक है, साहित्य पढ़ के हालत लाश जैसी हो गई। ये तो थोड़ा डार्क है। शायद उनके लेखन की गहराई को देखते हुए बनाया गया हो। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है, ये ट्रिक्स याद रखने के लिए तो बहुत अच्छी हैं, पर एक खतरा भी है। क्या? कई बार छात्र सिर्फ ट्रिक रट लेते हैं और उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं। सही बात है। असली ज्ञान ट्रिक में नहीं, बल्कि उस खोज के महत्व को समझने में है। ये आपने बहुत सही बात कही। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। ट्रिक है, शांति चाहिए तो मारना बंद करो। और अंत में अर्थशास्त्र। हाँ, अर्थशास्त्र
ये जोएल मोकीर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट को मिला है नवाचार संचालित आर्थिक विकास पर उनके काम के लिए। इसका सरल भाषा में मतलब ये है कि किसी देश की तरक्की सिर्फ पैसे या मजदूरों से नहीं होती। तो फिर किससे होती है? वो होती है नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से। इन्होंने बताया है कि कैसे नए विचार पुरानी इंडस्ट्रीज को खत्म करके नई और बेहतर इंडस्ट्रीज बनाते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। और नोबेल के इसी संदर्भ में गाइड में गौरवशाली भारत नाम का एक सेक्शन भी है। हाँ, जिसमें भारतीय नोबेल विजेताओं की सूची है। बिल्कुल, रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर सीवी रमन, मदर टेरेसा, अमर्त्य हुसैन और हाल ही में अभिजीत बनर्जी तक। ये सूची सिर्फ नाम नहीं है, ये दुनिया के मंच पर भारत के बौद्धिक योगदान की एक विरासत है। सही कहा। ये दिखाती है कि साहित्य से लेकर विज्ञान और अर्थशास्त्र तक हर क्षेत्र में भारतीयों ने दुनिया को एक नई दिशा दी है। तो हमने मंत्रिमंडल और नोबेल पुरस्कारों को तो समझ लिया, कौन और क्या, दोनों को। हाँ। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, परीक्षा में क्या आएगा। इसके लिए गाइड में एक रियलिटी चेक सेक्शन है। और मेरी नज़र में किसी भी तैयारी करने वाले के लिए ये सबसे कीमती हिस्सा है। ये थ्योरी को हकीकत से जोड़ता है। बिल्कुल, इसमें एसएससी जीडी 2025 में पूछे गए असली सवाल हैं। जैसे एक सवाल था, जनजातीय कार्य मंत्री किससे चुना गया? जवाब है जुएल ओराम। एक और सवाल, भारी उद्योग मंत्री कौन है? HD कुमारस्वामी। संसदीय कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। इस्पात मंत्रालय किसके पास है? वो भी HD कुमारस्वामी के पास है। और MSME मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी। ये प्रश्न सीधे तौर पर दिखाते हैं कि मंत्रिमंडल से जुड़े सवाल कितने सीधे और तथ्यात्मक होते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब जो हमने अभी चर्चा की उसमें से सीधे सीधे परीक्षा में अंक मिल सकते हैं। बिल्कुल, ये हिस्सा तैयारी को एक दिशा देता है। ये बताता है कि सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, बल्कि ये जानना भी जरूरी है कि जानकारी से सवाल कैसे बनते हैं। इससे ये पता चलता है कि कौन से नाम और कौन से मंत्रालय परीक्षा के दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमने इस स्टडी गाइड के जरिए भारत के कौन और क्या की पड़ताल की। मंत्रिमंडल की पूरी संरचना से लेकर 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं और उनके पीछे के विज्ञान तक। ये साफ है कि ये मटेरियल परीक्षा के लिए बहुत ही फोकस्ड और उपयोगी है। यह सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। क्या ये मेमोनिक ट्रिक्स जैसे साहित्य पढ़ के हालत लाश जैसी हो गई केवल तथ्यों को रटने का एक शॉर्टकट है, या वे वाकई में जटिल जानकारी को समझने और उसे अपने दिमाग में व्यवस्थित करने में मदद करती हैं? सीखने की प्रक्रिया में ऐसी तकनीकों की असली भूमिका क्या होनी चाहिए? ये एक बेहतरीन सवाल है। इस पर जरूर सोचिएगा। और आज के लिए कुछ होमवर्क प्रश्न भी हैं। पहला, 2025 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे मिला? और दूसरा, हाईवे मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इनके जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पूरी जानकारी की PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।